हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये सीआरपीसी के घटना चक्र से सीरीज़ नंबर सेकंड है, पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट सेकंड है। आज से फर्स्ट पार्ट इसके पहले मैं पढ़ा दिया हूँ, जो लोग नहीं देखें वो जाके देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं 17 से। न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण उपबंधित है। मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में होता है, किस धारा में बताया गया। धारा 13 में, धारा 14 में, धारा 15 में, धारा 12 में। तो किस में बताया गया है, धारा 15 में। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है धारा 15 के अनुसार प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन होंगे, कंट्रोल में होंगे। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य वितरण और समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं। तो इसको एक हायरार्की बना लो, हाई कोर्ट बना लो, कोर्ट ऑफ सेशन बना लो, और फिर उसके बाद सीजीएम बना लो, फिर उसके बाद जेएम बना लो। अब देखो, कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ सीजीएम, सीजीएम के अधीनस्थ जेएम। अब कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ सबको, तीनों को समझा जाएगा, वो तीनों के लिए। और हाई कोर्ट के अधीनस्थ तीनों को समझाओ, तीनों के लिए कुछ भी कर सकता है। और कोर्ट ऑफ सेशन सीजीएम और जेएम के लिए भी कुछ कर सकता है, और सीजीएम जेएम के लिए नियम। तो एक चीज़ जानो, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के क्या होता है, ये क्या पूछा क्वेश्चन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में अधीनस्थ कौन होता है, जेएम। लेकिन कंट्रोल में किसके होता है, कंट्रोल में किसका कंट्रोल होता है, इसका कोर्ट ऑफ सेशन का। और सीजीएम जो है वो जेएम के लिए नियम भी बना सकता है, स्पेशल आदेश भी दे सकता है। किसके लिए, जेएम के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यों के वितरण के विषय में कौन नियम। तो सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होता है, जो सीजीएम के अधीनस्थ होता है, यह विशेष आदेश दे सकता है। तो कौन दे सकता है, देखो, कार्यपालक दंडाधिकारी, जिला दंडा डीएम हो जाएगा, अपर जिला या सत्र न्यायाधीश हो जाएगा, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन हो जाएगा, या सीजीएम। अभी मैंने बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, इसका डिटेल पढ़ लेते हो। धारा 15 के उपधारा 2 में, धारा 15 के उपधारा 2 के अनुसार सीजीएम अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती, कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मतलब कौन हो जाएगा, कार्यपालक मतलब कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जाएगा। कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, सेशन न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, विधि मंत्री। तो अब एग्जीक्यूटिव है तो ये कौन सा, राज्य सरकार करेगा। जुडिशियल होगा तो हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। ये धारा 20(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उचित समझे, कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता, तथा उनमें से एक को डीएम भी नियुक्त करेगा, जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। अब आ जाओ एक क्वेश्चन, जमानत नियम है और कारागार अपवाद है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय में किस केस में कहा गया था। जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य, मोती राम बनाम मध्य प्रदेश, राजकुमारी बनाम उत्तर प्रदेश। तो इसमें किसमें, मोतीराम। इसमें कौन थे, कृष्णा अय्यर थे। इसमें जज कृष्णा अय्यर को याद कर लेना, ये खूब पूछता है। कृष्णा अय्यर थे इसमें, अलादी कृष्णा अय्यर थे। ठीक है, ये याद कर लेना, खूब पूछता है। सी ऑप्शन हो गया। आ जाओ इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, डिटेल में क्या कहता है। डिटेल कहता है, जमानतीय और अजमानतीय श्रेणी के अपराधों का विभाजन एक युक्त है। इसमें युक्ति को जमानत पर छोड़ने और न छोड़ने का दहलीज निर्णय लिया गया जा सके। किसी अपराध को इन श्रेणियों में या नहीं है कि जमानतीय अपराध अभियुक्त को जमानत पर अवश्य छोड़ दिया जाएगा। अजमानतीय अपराध में अभियुक्त को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। अजमानतीय भले ही जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे मामलों में जमानत न्यायालय के विवेक के विषय वस्तु जानिए। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने मोतीराम
बनाम मध्य प्रदेश के बाद में यह भावना व्यक्त की कि जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है। कौन कहा था? कृष्णा अय्यर ने कहा था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है उच्चतम न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ए बी दोनों हो जाएगा। उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार भी, जो केंद्र सरकार के होंगे तो केंद्र सरकार से परामर्श करेगी, राज्य के होंगे तो राज्य सरकार से। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। अब इसका पढ़ लो। दंड प्रक्रिया की धारा 24 के अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के जिला तथा जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से जिले का स्थानीय क्षेत्र के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने धारा 24(5) का लोप करते हुए उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा कर दिया है, जिसके उपरांत राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में विवेकानुसार लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(पा) में के अंतर्गत लोक, यानी कि 2(पा) मतलब 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में उसमें शामिल है। कौन? धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति होता है, लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है, ए बी दोनों हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। तो 2U जब पढ़ोगे तो ये पूरी परिभाषा दी गई है, पढ़ लेना। धारा 2U के अनुसार लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे सख्त व्यक्ति से है जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त और उसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति करने के लिए कौन प्राधिकृत है? उच्च न्यायालय, राज्य शासन, जिला न्यायाधीश, जिला दंडाधिकारी। तो कौन नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है? राज्य शासन लोक अभियोजक को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। किसी जिले के लिए, जब जिले के लिए होगा तो राज्य हो जाएगा, अगर यहाँ कोई और होता तो केंद्र हो जाता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, फिर पूछ लिया। सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार। तो जिले में जैसे मानोगे तो ये राज्य सरकार मार देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये मत मार के आना सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, ये केवल लिस्ट भेजता है, याद रखना, लिस्ट भेजता है, लिस्ट में इसकी होती है। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? ध्यान रख लेना, नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्य सरकार करेगी जिले में। नेक्स्ट देखो, दंड प्रक्रिया संहिता तो 1973 की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करता पुलिस का, समाज का, पीड़ित का, राज्य का। तो कौन लोक अभियोजक? किसका? राज्य का प्रतिनिधित्व करता। धारा 24 में लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व का जिक्र नहीं किया गया, परंतु लोक अभियोजक का कार्य यथास्थिति राज्य या केंद्र सरकार की ओर से, राज्य या केंद्र सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन करना है तथा इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक अभियोजक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल। अब ये देखो, नामों का पैनल जो ऊपर मैंने आपको बताया था, नामों का पैनल कौन? सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधिकारी, जिला आपूर्ति, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट। ये मैं आपको बताया था। पैनल में नाम, जो नाम जोड़ा जाता है वो इसके थ्रू जोड़ा है। सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा 24 के उपधारा 4 उपधारा 4 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब कम से कम, खूब इंपॉर्टेंट है, कब होगा? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल। कब होगा? 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता हो।
देखो इसमें 24/7 में दिया, 24/7 में ही 7 वर्ष दिया है के अनुसार कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जाए जब वो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। नेक्स्ट आ जाओ 28। क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम 10 वर्ष, कितने, कम से कम 10 वर्ष के का अनुभव होना चाहिए? 24/3 कहता है, 24/7 कहता है, 24/8 कहता है, 24/25 कहता है। तो 7 में 7 वर्ष बताया, 8 में 10 वर्ष बताया। ये देखो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ 7 वर्ष बताया है। और जब क्या बोलते हैं विशिष्ट लोक अभियोजक मतलब SPO, ठीक है, SPO को करना होगा, ठीक है, PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त तो 7 साल, लेकिन अगर स्पेशल SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर नियुक्त करना हो तो कितना, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये कहाँ दिया है? 24 के क्लास 8 में दिया है। 24 के क्लास 8 में दिया गया कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष का, तो विशेष जहाँ स्पेशल जुड़ जाएगा तो 10 वर्ष मार देना, ठीक है, गलत मत करना आप लोग। फिर आ जाओ, क्या कहता है? लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक लिखित प्राधिकार से न्यायालय में हाजिर होते हैं और क्या करते हैं? अभिवाद्य करते हैं। लोक अभियोजक तथा सहायक लोक अभियोजक दोनों ही मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों व सत्र न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक, अब जैसे सहायक पूछेगा, सहायक हो जाएगा तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर APO, APP, असिस्टेंट हो जाएगा APP, ठीक है। तो ये कहाँ नियुक्त होते हैं? 25 में। सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस में? APP आ जाएगा तो 25 में, PP आ जाएगा तो 24 में नियुक्ति होती है। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, ठीक है। स्पेशल JM SJM के कहाँ पे है? 13 में है, ऐसे याद कर लो छोटा छोटा बना के। और धारा 20 में कौन है? धारा 20 में कौन है? 2 अक्षरों का, 20 है तो 2 है मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, E और EM हो जाएगा 20 में। और 13 है तो 3 लोग हो जाएंगे, SJM स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का हो, उसने जांच में भाग लिया हो, वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का ना हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। तो कौन सा हो जाएगा? D ऑप्शन। ये तो देखते ही लोग मार देंगे। जब कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले में प्रयोजन के लिए उपबंध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को भार लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, परंतु कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने अपराध के अन्वेषण में भाग लिया और जिससे अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है, यदि वह निरीक्षक की पद के नीचे का हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है? अभियोजन निर्देशालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा 25A में किस संशोधन द्वारा, ये देखो इम्पॉर्टेंट आ गया, अभियोजन निर्देशालय 2005 के अधिनियम संख्या 25 से, 2005 के अधिनियम संख्या 45 से, 2005 के अधिनियम संख्या 2 से, 2005 की अधिनियम संख्या 15 से। तो 2005 की अधिनियम संख्या 25 से, 2005 के अधिनियम संख्या 25 से जोड़ा गया है। CRPC की धारा 25 का के उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार एक अभियोजन न्यायालय स्थापित कर सकती है जिसमें एक अभियोजन निर्देशक और उतने ही अभियोजन उप निर्देशक होंगे जितने वह ठीक समझे। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संशोधन 2005 के अधिनियम संख्या 5 की धारा 4 के अंदर अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से A से
का से डंगा तक अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा होगा। तो 376 वाले में, रेप वाले में कहाँ बताया गया कि महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? वोमेन जो जज होगी उसके द्वारा किया जाएगा, महिला पीठासीन अधिकारी। 26A में बताया कि 26B में, 55A में, किसमें? 26A में, 26A में। ये सब इम्पॉर्टेंट है, महिला वाला स्पेशल है ना, तो इसको याद कर लेना। 26A में दिया है कि ट्रायल कौन करेगा? रेप वाले मामले में महिला करेगी, ठीक है, महिला जज के द्वारा होगा। सीआरपीसी अधिनियम 2008 की धारा 4 द्वारा 26 का में परंतु 2008 में, कब? 2008 में जोड़ा गया, पर स्थापित किया गया। इसके अनुसार यथासंभव जो रेप वाले मामले हैं अपराधों का विचारण महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में कौन सी धारा किशोरों के मामले में? तो कौन सी धारा? सीधे देख के 27 मार देना। अगर ये सब नहीं मार पाओगे तो एग्जाम में नहीं होगा, देख के तुरंत क्वेश्चन मारोगे, यहाँ क्वेश्चन बचाना है टाइम को, ठीक है। किशोरों के मामले में अधिकारिता का प्रावधान संहिता की धारा 27 में है। यह धारा कहती है कि किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होता, कब होता है ये पकड़ना, न्यायालय के समक्ष हाजिर होता उस दिन उसकी आयु देखी जाती, ये पकड़ लेना। ये सब इंपॉर्टेंट यही है, डिटेल इसी वजह से पढ़ाता हूँ। जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता तो वह 16 वर्ष से कम का होना चाहिए। जब वो न्यायालय के समक्ष लाया जाता तब वह 16 वर्ष से कम का होना चाहिए, ठीक है। 16 वर्ष से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, 16 वर्ष से कम का होना चाहिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये सीजीएम के। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 3-4 क्वेश्चन मिल गए, जिससे किशोरों के संबंधित अन्य प्रवृत्ति विधि द्वारा विशेषता संसक्त किया गया। और नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है? एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता? तो उच्च न्यायालय क्या? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, कोई भी दंड विधि द्वारा। तो ये मार देना, कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकारित हो। दंड प्रक्रिया 28 में दिया गया, कहाँ दिया है? ये 28, ये सेक्शन भी याद कर लेना। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए जाने वाले दंडादेश को उपबंध करती है। धारा 28 के अनुसार 1 के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा, तो इसमें किसका कौन कौन 28 में दंड दे, क्या क्या दंड दे सकता है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दंड देने की पावर कहाँ बताया गया है? 28 में बताया गया। ये याद कर लेना, दोनों न्यायालयों को कोई दंडादेश दे सकता, अर्थात ऐसा कोई दंडादेश जो किसी भारतीय विधि द्वारा प्रावधानित तो वो हाई कोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, मेट्रोपॉलिटन और प्रथम श्रेणी के कोई भी मजिस्ट्रेट। तो आजीवन कारावास कौन दे सकता है? सत्र न्यायाधीश दे सकता है। धारा 28 की उपधारा 2 के अनुसार सत्र या अपर सत्र दोनों होंगे, अपर या सत्र न्यायालय हो जाएगा या अपर सत्र न्यायाधीश। प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता, किंतु उसको उसके दिए जाने मृत्युदंड की पुष्टि कहाँ करानी पड़ेगी? ये 366 है शायद, याद देख लेना, वहाँ पे न्यायालय को भेजा 367 में पुष्टि करके वो भेज देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मिल गया 366 में, ठीक है, 366 में पुष्टि के लिए भेजता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हत्या के बाद में परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय कर सकता है? मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इनमें से कोई भी न्यायालय। तो इनमें से कोई भी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कर सकता है। कौन कर सकता है हत्या का? अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 26 का, कहाँ ये इसका दिया? 26 का में उपबंध किया गया है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होंगे। भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी भी अपराध का विचारण या ट्रायल कर सकता है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा या सत्र न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दिया होगा जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के बाद का परीक्षण सत्र न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किंतु प्रश्न के विकल्प में सत्र न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया चूँकि हत्या का अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माने से दंडनीय तथा संहिता की धारा 28(2)
सत्र न्यायाधीश अथवा अपर सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने के लिए प्राधिकृत करती है, जिससे स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय के हत्या के बाद परीक्षण करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, द्वितीयक श्रेणी के मजिस्ट्रेट। तो 324 के अंतर्गत जो अपराध हैं किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे? तो ये होंगे आपके किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसको कैसे जानोगे? इसको इस तरह देखो, प्रथम अनुसूची CRPC की देखोगे, उसमें वर्णित सूची में स्पष्ट कॉलम 6 में भारतीय दंड संहिता 324 में जो अपराध का विचारण है वो कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये याद कर लेना। ये उटपटांग क्वेश्चन MP APO ही पूछता है, बहुत उटपटांग पूछता है क्वेश्चन, ये सब कोई क्वेश्चन थोड़ी है। कोई सहायक न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? कोई भी दंडादेश, मृत्यु दंडादेश को कोई भी मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अनधिक अवधि के लिए कारावास के अतिरिक्त कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो इसमें C हो जाएगा। CRPC 1973 की धारा 28 की उपधारा 3 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोई भी दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज। फिर वही पूछ लिया, असिस्टेंट सेशन जज कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? इन सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्मेशन करने पर, इन बियॉन्ड हिज पावर अपने पावर से बाहर जाके, इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, कैन बी पास्ड विदाउट द हेयरिंग द पार्टी। तो इसमें कौन हो जाएगा? इज़ बियॉन्ड हिज पावर। इसमें क्या दिया? 28(3) के अनुसार क्या सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास दंड देने के अतिरिक्त कोई भी दंडादेश दे सकता है। अतः आजीवन कारावास का दंडादेश देने की उसकी शक्ति से परे है, उसकी शक्ति से बाहर है। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा क्या बोलते हैं? सही सम्मिलित है। देखो, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 3 वर्ष तक। स्पेशल जो होगा वो कौन सा देगा? स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM, ये कितना? 3 देगा, 3 वर्ष का देगा। फिर उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये कितना देगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना देगा? 7 वर्ष देगा। अब आ जाओ द्वितीयक श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ये आ जाओ JM सेकेंड क्लास कितना देगा? 1 वर्ष। ये 1 वर्ष देगा और 5,000 रुपया जुर्माना देगा। 5,000 रुपया जुर्माना देगा, ये हो जाएगा 5,000 जुर्माना देगा। सहायक सत्र न्यायाधीश क्या देगा? ये 10 वर्ष तक कारावास दे सकेगा। ठीक है, तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो क्या देगा? 3 वर्ष का। तो ये हो जाएगा पहले का, ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या देगा? 7 वर्ष का देगा। तो ये हो जाएगा पहला, तीसरा और पहला। द्वितीयक वर्ग मजिस्ट्रेट कौन सा देगा? 1 वर्ष। तो चौथा। सहायक सत्र न्यायाधीश कौन सा देगा? 10 वर्ष देगा। तो ये दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यही D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, D ऑप्शन सही हो गया। अगर दंड देखना है तो सेक्शन 28 और 29 देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट ये रट लेना, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का। कौन दे सकता है? CJM। 5 वर्ष से अनधिक कारावास का या 10,000 रुपये या जुर्माना दोनों दे सकता। 7 वर्ष से अनधिक मतलब 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं का कारावास या जुर्माना जो भी राशि हो वह दोनों दे सकता है।
7 वर्ष से ज़्यादा नहीं, कारावास का या 1 लाख रुपए तक जुर्माना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। खूब पूछता है ये क्वेश्चन। धारा 29(1) के अनुसार सीजेएम न्यायालय के मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक मतलब 7 वर्ष से ज़्यादा का कारावास नहीं दे सकता और विधि द्वारा कोई भी दंडादेश पारित कर सकता। बस कौन कौन सा नहीं दे सकता? मृत्यु, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं दे सकता, ये याद कर लेना। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा कारावास की अधिकतम सजा कितने? 7 है। वही सीजीएम वाला कौन सा हो जाता है? मुख्य हो जाता है वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो दंड प्रक्रिया संहिता की 29 की उपधारा 4 यह प्रावधान करती है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। संहिता के 41(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास दंडा देने के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। इस प्रकार मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। अब आ जाओ, द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 ईयर। 7 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न अवधि का दंडादेश दे सकता है 5, 7, 3, 10। तो आ जाएगा तो 7 ही मारना, 10 मत मार के चले आना गलती से, ठीक है। वो सहायक सत्र न्यायाधीश का होता है ये, ठीक है। ये जितने सबसे बड़ा सीजीएम होता है, सीजीएम कितना देगा? 7 साल का देगा, ठीक है। ये याद कर लेना, सीजीएम 7 साल का देगा। धारा 12(2) के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होगी। 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकता। अतः स्पष्ट है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 12(2) के प्रश्नानुसार 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास दंडादेश पारित कर सकता है। 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश सहायक सत्र न्यायाधीश पारित कर सकता है। 3 वर्ष की अवधि का कारावास दंडादेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है, ठीक है। तो इतना याद कर लेना, ये दंडादेश जरूर एक क्वेश्चन रहता है, याद कर लेना। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 वर्ष से 2 वर्ष छोड़ दो, 1 वर्ष जैसे आए तुरंत छोड़ दो, 3 वर्ष। अब इसको पढ़ो, 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं देगा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो यही सी ऑप्शन मार देना, ठीक है। तो सीजीएम कितना देता है ये याद करो, सीजीएम 7 साल देता है। जेएम फर्स्ट क्लास कितना देता है? फर्स्ट क्लास कितना देता है? ये 3 साल देता है। और जेएम सेकंड कितना देता है? ठीक है, 1 साल देता है, ये याद कर लो। 10,000 जुर्माना ये देता है जेएम फर्स्ट क्लास, 10,000 जुर्माना ये दे सकता है, ठीक है। 29(1) की उपधारा 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माना या दोनों का दंडादेश पारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना लगा सकता है 5,000, 10,000, 20,000, कोई सीमा नहीं। तो कौन सा लगा सकता है? 10,000 रुपये। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? रुक जाओ, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। द्वितीयक वर्ग मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा दे सकता है? कितनी सजा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी सजा दे सकता है? 1 वर्ष। द्वितीयक वर्ग 1 वर्ष। 29(3) के अनुसार द्वितीयक वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक अवधि के, अनधिक मतलब अधिक नहीं, 1 वर्ष से ज़्यादा मत समझना, 1 वर्ष से कम की ही सज़ा दे सकता। अनधिक मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ो तो आसान रहता है, हिंदी में अनधिक मतलब लोग समझ लेते हैं अधिक 1 वर्ष से ज़्यादा। 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 1 वर्ष से कम होगा, ठीक है। और 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ।
कोई मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध से आरोपित अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास तथा 1,000 रुपये का जुर्माने से दोषी सिद्ध करता। जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पर कारावास से दंडादेश किए जा सकने वाले अभियुक्त के लिए अधिकतम दंडादेश होगा 1 वर्ष होगा, 9 महीने होगा, 3 महीने होगा, 6 महीने होगा। तो कौन सा होगा? 9 महीने होगा। तो इसमें क्या है, क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 30(1) ख के अनुसार जुर्माना न देने वाले कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले दंडादेश का 1/4 भाग से अधिक नहीं होगा। चूँकि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट 3 वर्ष के कारावास से ज़्यादा दंड नहीं दे सकता। इस वजह से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुर्माना न देने 9 माह से ज़्यादा का दंडादेश नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने पर व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई? 31 में, 30(1) में, 34 में, 32 में। तो किस में की गई? 30(1) में की गई है। अगर कोई क्या बोलते हैं, क्या जुर्माना नहीं देता, अगर फाइन नहीं देता तो उसे क्या किया जाएगा? पनिशमेंट, दंडादेश दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट दिया जाएगा, ये याद कर लेना। कहाँ पे दिया गया? सेक्शन 30 का क्लास 1 में दिया गया है। अब देखो क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से किस धारा में जुर्माना देने पर व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था करता है? 30(1) में, 31 में, 32 में, 34 में। किस में करता है? 30(1) में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। तो अधिरोपित मुख्य दंडादेश के साथ साथ मांगे जाने पर अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा माफ़ किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। अधिरोपित मुख्य दंडादेश के लिए अतिरिक्त, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 32(2) के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है, परंतु इस संहिता की धारा 30(1) के परंतु के अनुसार ऐसे कारावास की अवधि 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। साथ ही साथ जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया, वहां उस कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए सक्षम है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेश की अवधि अधिक नहीं होगी। 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 8 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 14 वर्ष के कारावास, 20 वर्ष का कारावास। तो इसमें क्या दिया है? 14 वर्ष का। क्या किया? दंड प्रक्रिया 31(2) के अनुसार एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर क्रमवर्ती दंडादेश 14 वर्ष से, एक साथ कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध है तो 14 वर्ष से ज़्यादा का दंडादेश नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? किस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का कर्तव्य प्रयोग का पालन किया जा सकता है? उसके पद के उत्तरवर्ती द्वारा, वो अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो उसके पद के उत्तरवर्ती द्वारा। तो ये कहाँ दिया है? धारा 35। धारा 35 में न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों के उनके पद के उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किए जाने से संबंधित धारा 35(1) के अनुसार किसी भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग का पालन उसके पद के उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अंतर्गत सभी मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं जिससे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, उसे पकड़ने या भागने से रोकना होगा। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट उस पर। परिशांत के निवारण को रोकने के लिए, रेलवे के क्षत पहुंचाने के प्रयास को रोकने के लिए उपयुक्त में से सभी मामला। क्या कहता है? धारा 37 के अनुसार जनता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप में सहायता मांगने पर सहायता करने के लिए बाध्य होगी। तो जनता हेल्प करेगी। किसकी हेल्प करेगी? पुलिस की हेल्प करेगी। देखो यहाँ दिया है, जनता किसकी हेल्प करेगी? जनता किसकी हेल्प करेगी? पुलिस अधिकारी की और मजिस्ट्रेट की। ये देखो यहाँ पकड़ो, ये कहाँ से पावर मिलता है? 37 में। हेल्प करना ही पड़ेगा अगर मांगते हैं पुलिस अधिकारी। धारा संहिता में सहायता तीनों प्रयोजन के संबंध में होगा। नेक्स्ट आ जाओ।
क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन अपराधी की जानकारी हो जाने पर व्यक्ति को यह आबदकारी है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना देगा। सीआरपीसी की धारा 39 में, सीआरपीसी के 302 में, सीआरपीसी के 392 में, सीआरपीसी के 409 में। तो क्या कहता है, किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी हो जाने पर व्यक्ति के लिए अबाध्य कर है कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दें। तो किसमें है, 39 में, तुरंत सूचना देना पड़ेगा। 39 में ये कहता है, देखो 39 कहता है 39(1) प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय अपराधों के लिए किए जाने के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आशय की जानकारी होने पर उसकी सूचना यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दिए जाने की अपेक्षा की जाएगी। फिर आ जाओ, क्या कहता है, कहता है दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सामान्य जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने के लिए दायित्व है। तो 39 में ये याद रख लेना, नोटिस सूचना देना होगा पुलिस अधिकारी को। अगर आपके ज्ञान में कोई अपराध आता कि किया गया तो उसकी सूचना 39 में क्या दोगे, पुलिस अधिकारी को देने के लिए देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है वह निम्नांकित अपराधों के घटित होने पर उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। 115 से 120, 121 से 126, 127 से 132, 132 से 140। तो 121 से 126 बी ऑप्शन हो जाएगा आईपीसी में। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसका डिटेल पढ़ लो। सीआरपीसी 39 कुछ अपराधों के घटित होने के जनता द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उसका सूचना देने का उपबंध करती है। इस धारा की उपधारा 1 के सब क्लॉज 1 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 26 और 130 अर्थात भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 में वर्णित निर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में जनता निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को तुरंत सूचना देगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 37 में, धारा 40 में, धारा 42 में, धारा 41 में। तो इसमें क्या दिया गया है, पुलिस बिना वारंट के, तो 41 हो जाएगा, यही 41 याद कर लो। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 के अनुसार इस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वह प्रावधान दंड प्रक्रिया की संहिता में कहाँ दिया गया है, 40 में, 41 में, 43 में, 57 में। तो कहाँ दिया गया, 41 में दिया, कहाँ दिया गया, 41 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध में कोई भी पुलिस अधिकारी, दंडाधिकारी आदेश या वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। गलत क्वेश्चन इसमें घटना, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा है गिरफ्तार कर सकता है, हाँ ये भी है, 43 में दिया है। कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को जब कोई अपराधी उसकी उपस्थिति में और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कोई तो गिरफ्तार, 44 में, ये 43 में है, ये 44 में है। उपयुक्त में कोई गलत नहीं है। संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी बिना वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ये भी 41 में है। तो इसमें कौन सा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, सारा प्रोविजन दिया हुआ है। देखो पढ़ लो, 41 में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार का, 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया। 44 देखो मैंने जो जो बताया वो यहाँ पे दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मैं वहीं साथ ही में बता देता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों ने भाग जाने का संदेशा हो। पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, थानादार के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी पुलिस अधिकारी, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो संघ के सशस्त्र बलों के भाग जाने का संदेशा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसका किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में रह चुका हो। जब किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया हो, पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता हो, जो एक छोड़ा गया सिद्ध दोष हो, जो अपने कब्जे में भी रिपोर्ट प्रतिरोध के बिना गृह भेदन का सामान रखता हो। तो इसमें क्या हो, जो एक छोड़ा गया सिद्ध दोष हो, गलत कथन है। इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अनुसार छोड़े गए या सिद्ध दोष व्यक्ति को बिना वारंट के तभी गिरफ्तार कर सकती है जब बनाए गए नियम को भंग कर तथा शेष तीनों स्थितियों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। केवल संज्ञेय अपराध के मामले में, केवल उद्घोषित अपराधी के मामले में, केवल सशस्त्र सेना के भगौड़े के उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 41 पुलिस को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार करने और परिस्थितियों का प्रावधान करती है। धारा 43 का के अनुसार पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करने का धारा 41 में किसी उद्घोषित अपराधी के मामले में तथा धारा सत्र न्यायालय के भगोड़ों की गिरफ्तारी का प्रावधान करती है तथा उपयुक्त विकल्प सभी पुलिस बिना वारंट। तो धारा 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 इंटरव्यू में भी आता है, ठीक है। ये 41 खूब पढ़ लेना, 41 मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी आता है, ठीक है। कोई इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के धारा 41 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के निम्न में से किसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। जिले पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो, जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया हो, जिसने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो। अब इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है, कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी के बारे में बताएगा, जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध किया जाता है तो बिना वारंट के पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। विकल्प में असंज्ञेय अपराध दिया जो कि असत्य है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति सभी मामलों में, मात्र शंका वाले मामलों में, युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित होने में, सेना के भगोड़े पर लागू नहीं होगी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है, संहिता की धारा 41 सभी मामलों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस अधिकारी को नहीं देती। केवल उन मामलों में 41(1) के खंडगा से जहाँ तक में से उल्लिखित है खंडचा के अधीन धारा 41 में सेना के भगोड़े पर लागू होगी। उपधारा 2 में जो संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा अंतः स्थापित किया गया अनुसार 41 के अधीन नियुक्त संदेह वाले मामलों में पुलिस को यह शक्ति प्राप्त है, अतः प्रत्येक शंका के मामले में यह लागू नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, एक पुलिस अफसर युक्त संदेह से के एक हत्या से आबद्ध कर रहा वह कर सकता है। सुप्रिंटेंडेंट आप पुलिस को सूचित उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को बिना वारंट गिरफ्तार, हत्या कर रहा है तो बिना वारंट तुरंत गिरफ्तार करोगे। के हत्या कर 41(1) के खंड बी ए के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पुलिस अधिकारी वारंट के बिना आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जो संहिता के अधीन राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया, जो पुलिस अधिकारी उसके विधिपूर्ण कार्यों का निष्पादन में बाधा करता, उपयुक्त में से सभी। धारा 41 उन परिस्थितियों की बात करती है जब एक व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट के, 41 खूब पूछता है, 41 जरूर पूछेगा, इस वजह से रट लेना। मजिस्ट्रेट आदेश के बिना, वारंट के बिना पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार कर सकता है, इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य दंड प्रक्रिया की धारा में दिया गया 41B में, 41A में, 41D में, 41C, तो 41A में दिया गया है। अब देखो इसको पढ़ लो।
41 बी में गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। धाराएं 41 ए, 41 बी, 41 सी, 41 सी कब जोड़ा? 2008 में 1/11/2010 धारा 6 1/11/2010 से को अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। धारा 41 बी दंड प्रक्रिया में आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया? तो किस वर्ष अंतः स्थापित किया? 2008 में अंतः स्थापित, 2009 से लागू हुआ। ठीक है, दंड प्रक्रिया 41 सी के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस निरीक्षक कक्ष केवल जिला, केवल राज्य, केवल कमिश्नरी, राज्य और जिला दोनों पे, राज्य और जिला दोनों हो जाएगा इसका ऑप्शन। दंड प्रक्रिया संहिता 41 में पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान है जो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर स्थापित करेगी। पुलिस नियंत्रण कक्ष के में गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम आदि को ब्यौरों को संग्रहित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो, गिरफ्तारी का ज्ञापन, तो गिरफ्तारी का ज्ञापन कहाँ दिया गया? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में दिया गया, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, जिला आरक्षी कक्ष, तो जिला आरक्षी कक्ष कहाँ पे हो जाएगा? ओहो सॉरी यार, पेन नहीं चला, अरे यार चल रहा यार, सॉरी। गिरफ्तारी का ज्ञापन, गिरफ्तारी का ज्ञापन कहाँ हो जाएगा? 41, ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा 41 ए में, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। फिर क्या है? जिला कक्ष नियंत्रक, तो 41 सी में फिर पहला हो जाएगा। फिर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपराधी को कब्जे में ले सकता है, तो ये कहाँ हो जाएगा? प्राइवेट व्यक्ति, ये हो जाएगा आपका चौथा। और फिर मजिस्ट्रेट को किसी अपराधी को कब्जा लेने का अधिकार, मतलब मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करेगा 44 में, तो ये तीसरा हो जाएगा। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, पहला, यही बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यही मिल रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है कि किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता, तो अपने पसंद के अधिवक्ता कहाँ से? 41 के डा में, 41 के डी में, अधिवक्ता डी में है। ठीक है, 41 डी क्या प्रावधान करता? 39 मत मार के चले आना, सब लोग 39 मत मारना, सीआरपीसी में जब पूछेगा तब 41 डी मार के आ जाना। ठीक है, 39 मत मारना। 40 प्रावधान करती, जब गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ की जाती तो गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। आज का लास्ट पेज, मैं बनाने को तो एक वीडियो में पूरा बना दूं, लेकिन लोग बोर हो जाएंगे, इस वजह से एक एक वीडियो कर दिया हूँ कि पढ़ने में आसानी हो जाए। छोटा छोटा वीडियो बनाया हूँ, या एक घंटे का बना दिया हूँ, 50-50 मिनट का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का प्रावधान है? तो 41 डी में, 41 बी में, 41 सी में, 41 ए में, तो मनपसंद अधिवक्ता डी में, अधिवक्ता डी में। देखो, 41 डी में यह प्रावधान करता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता और पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ की जाती, तब पूछताछ के समय अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का उसे अधिकार है, परंतु संपूर्ण पूछताछ के समय नहीं। जबकि धारा 41 खा में गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में, धारा 41 गा में जनपद के नियंत्रण कक्ष तथा धारा 41 का में पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने की नोटिस के बारे में उपबंध किया गया। नेक्स्ट आ जाओ। अभिरक्षा और गिरफ्तारी समानार्थक हैं, अवरोधक के अर्थ से भिन्न है, प्रक्रिया में अवलोकक से भिन्न है, उपचार से भिन्न है। तो अभिरक्षा और गिरफ्तारी 41 सी प्रक्रिया के अवलोकक से भिन्न है, अवलोक से भिन्न मतलब डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दीपक महाजन, ये केस पढ़ लेना, दीपक महाजन में न्यायालय ने अभिरक्षा और गिरफ्तारी में अंतर व्यक्त किया है। किसमें? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट
में किस में बताया गया? दीपक महाजन वाले में। गिरफ्तारी, अभिरक्षा और गिरफ्तारी में अंतर। अभिरक्षा और गिरफ्तारी दोनों पर्यायवाची नहीं है, प्रत्येक गिरफ्तारी अभिरक्षा में निहित है, लेकिन प्रत्येक अभिरक्षा में गिरफ्तारी नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लो। ठीक है, क्या कहता है? प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा निहित है। ठीक है, यहाँ अभिरक्षा, इसको छोड़ दो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अभिरक्षा गिरफ्तारी का सॉरी आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक पुरुष व्यक्ति भी अनावश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है, या निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया? महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 में। ठीक है, और 2004 सुप्रीम कोर्ट तथा राजकुमारी बनाम SHO नोएडा के केस में। जोगिंदर सिंह के वाद में नीलम शर्मा के राजकुमारी HO नोएडा के। तो दोनों में ये किया गया। दो केस है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर वाला केस, राजकुमारी वाला केस। ये दोनों में क्या बताया गया है कि अगर वहाँ पे महिला पुलिस अधिकारी नहीं है तो एक महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी भी गिरफ्तार कर सकता है। यदि महिला सिपाही की उपस्थिति उपलब्ध संभव नहीं हो सकती तो गिरफ्तारी विलंब अन्वेषण के क्रम में अबाधित कर सकती, तो कोई भी पुलिस अधिकारी स्त्री को गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल नामक प्रसिद्ध वाद किसके संदर्भ में दिशा निर्देश है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी, उचित व त्वरित विचारण का अधिकार, अग्रिम जमानत, उपयुक्त यानी कौन है? व्यक्ति की गिरफ्तारी से। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में 10 मार्च निर्देशक जारी किए। निर्देश गिरफ्तारी के पश्चात विभिन्न कार्रवाइयों में विशेष रूप से चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में। अब नेक्स्ट फिर आ जाओ, क्या कहता है? कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 में प्रावधान है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता गिरफ्तार कर सकेगी, यदि वह केवल संज्ञेय अपराध करता है, संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय, केवल अजमानतीय, तो संज्ञेय और अजमानतीय। अब आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43(1) के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब वह उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? संज्ञेय मामलों में इत्तला कहाँ दी जाती है? 154 में। ठीक है, FIR 154 में होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी नहीं होगा, ये प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी है। ठीक है, पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी सही है। ठीक है, आरोप की अंतर्वस्त्र 211 सही है, तो यही बी ऑप्शन गलत है। ये कहाँ दिया गया? 44 में दिया गया, 43 में प्राइवेट व्यक्ति दिया गया है, बता दिया हूँ ये दंड प्रक्रिया। अब ये क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं पढ़ दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत करता हूँ तो थोड़ा बहुत उसका फल मिलना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा इनिशियल फेज़ है तो सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।